Hello everyone. Today we are going to start the topic that is figures of speech, a detailed analysis. Key in English literature, why it is very important to understand the figures of speech, as they are they are just like the art of expression through different devices, okay, rhetorical devices, where we can say the word that is the purpose of similarity. Okay, sometimes we go for similarity, अगर या तो वो बिल्कुल उसकी तुलना करते हैं, बिल्कुल उसके साथ होते हैं, या तुलना करते हैं उसके उसके जैसे होते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का ये जो है एक बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पर यूज की है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। ओके, सो इफ वी डिफाइन दिस थिंग, सो वी कैन से कि जो पोइट्स इस्तेमाल करते हैं या जो राइटर्स इस्तेमाल करते हैं, कि जब आप किसी भी चीज को समझाना चाहते हो तो आप उदाहरण देते हो, है ना। किसी चीज के साथ आपकी तुलना, आप उसको तुलना करके बताते हो, आप उसको बैलेंस करके बताते हो, ताकि सामने जो पढ़ने वाला है या समझने वाला है वो उस चीज को ढंग से समझ पाता है, राइट। So, this figures of speech enhance communication by making it more expressive and engaging, है ना। When we write something, when we are explaining something in detail, so we want the listeners and the audience to engage with ourselves. So this is something where we say that this is a figurative language, जो figures के साथ हम show करते हैं। Simile है, allusion है, metaphor है, hyperbole, authors का जो style है, sonnescence, punctuation हो जाते हैं। So these are all figures of speech where we express the things beautifully. Okay, so if we are गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जो स्टाइल देते हैं, यूज्ड इन लैंग्वेज किसी भी भाषा में टू क्रिएट इफेक्ट्स, है ना। जैसे हम कोई भी मूवी देख रहे हैं तो उसमें हम बहुत सी कई बार स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं। सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ थिंग एंड कन्वे मीनिंग्स बियॉन्ड द लिटरल इंटरप्रिटेशन, कि जो इंटरप्रिटेशन, जो चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से उसको समझाना। So they're broadly categorized into schemes like changes in the structure of sentences, tropes, जो words को जो है वो बदल भी देता है, right? फर्स्ट जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सो इट इज अ सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, है ना। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है जब हम तुलना कर रहे हैं, जब हम किसी के साथ हम अपनी बात को बता रहे हैं, कोई किसी के बराबर नहीं होता लेकिन वो उसके जैसा है, लाइक या एज, तो वो सिमिली होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं दैट हर स्माइल वाज सो ब्राइट एज द सन, कि उसकी जो स्माइल है वो एक सूरज की तरह है। He fought like a lion in a battle. उसने युद्ध में एक शेर की तरह जो है वो क्या किया, सामना किया, है ना। सिमिलीज मेक डिस्क्रिप्शंस मोर विविड एंड रिलेटेबल। तो सिमिलीज का पर्पस होता है कि वो इन चीजों को क्या करती हैं, रिलेट करती हैं और समझाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ मेटाफर। अ मेटाफर एक्चुअली में क्या है, मेटाफर इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, सो इट इज एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन, ठीक है, बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। ये दो चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम इन दोनों को जोड़कर अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो आपने जैसे विलियम शेक्सपियर की पोएम पढ़ी हो, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज, है ना, एंड वी ऑल पीपल आर जस्ट लाइक द पपेट्स। सो टाइम इज अ थीफ, है ना, कि समय जो है वो एक चोर की तरह होता है। सो मेटाफर्स एड डेप्थ एंड क्रिएटिविटी टू द राइटिंग। जब आप किसी चीज को लिख रहे हो तो आप अपनी चीज को सामने वाले को गहराई के साथ कैसे प्रेजेंट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी बात को कितनी गहराई से, कितनी डेप्थ से बता सकते हैं। तो वहां पर हम मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन दैट इज असाइंस ह्यूमन ट्रेट्स, है ना। जो एक मानव के जो गुण है वो टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज के ऊपर जब हम बात करते हैं तब हम उसको पर्सोनिफाई करते हैं। जैसे जो चीजें जिंदा नहीं है बट दे सीम्स टू बी, है ना, दैट इज द नॉन ह्यूमन एंटिटीज। द ट्रीज विस्पर्ड इन द विंड। पेड़ों ने क्या किया, कानों में थोड़ी सी आवाज दी, विस्परिंग करी, फुसफुसाहट करी, कहां पर, हवा के साथ। सो टाइम वेट्स फॉर नन, है ना। तो टाइम को हमने पर्सोनिफाई कर दिया, हमने कहा कि वो किसी का इंतजार नहीं करता। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच दैट इज द ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स टू लाइफ इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में चीजों को एक जीवंत जो श्रेणी में है वो ले आता है ना, उसको प्रेजेंट करता है। हाइपरबोले इज एन एक्सट्रीम एग्जेजरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस। जब हम किसी चीज पर जोर लगाकर बात करते हैं, बहुत ज्यादा उसको पुश करते हैं, एक्सट्रीम एग्जरेट करते हैं, तो हम उस पे हाइपरबोले को हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स टू डू द वर्क, कि मैंने आपको कितनी लाखों बार समझाया
है ना, कि आपको पढ़ना है। सो शी वाज सो हंग्री शी कुड ईट अ हॉर्स। वो इतनी ज्यादा भूखी थी कि उसको क्या है कि वो घोड़ा भी खा सकती, मतलब कहा जाता है, कहावत है। सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन पोइट्री। हाइपरबोले का इस्तेमाल मैक्सिमम पोइट्री में होता है, स्पीचेस में होता है, या डेली कन्वर्सेशंस में होता है, राइट। एलाइटरेशन, नाउ इट इज द रिपीटिशन, जब हम बार बार रिपीट करते हैं चीजों को इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स में। सो एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना टंग ट्विस्टर, इनको टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है, जब हम टंग ट्विस्टर्स की तरह यूज करते हैं, एक ही वर्ड, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही है ना। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। मोस्टली ये जो लाइन है एलिट्रेशन वाली, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये हम बच्चों को तब भी सिखाते हैं जब बच्चे कहीं पर फंबल करते हैं या कहीं पर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं बता पा रहे हैं। सो it adds rhythm and musicality to speech rhythm, okay? तो इसमें मजा भी आता है, she sells seashells by the seashore, so it is entertaining as well, so वहां पर हम electrician का इस्तेमाल करते हैं। onomatopoeia is that use words, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, that imitate, जो natural sounds की तरह लगते हैं, महसूस होते हैं। so example is the bees buzzed in the garden, द कार zoomed past us, है ना। तो buzzed और bees बहुत जैसे जैसे सुनाई दे रहे थे। कार zoomed past us, ठीक है, ये भी हमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि zoomed और past us बिल्कुल मिली जुली चीज है, अनुपीडी, जो बिल्कुल एक जैसा महसूस कराते हैं। सो दिस डिवाइस इज यूज्ड व्हेन मेकिंग डिस्क्रिप्शंस मोर इमर्सिव, ठीक है, कि हम किसी चीज को बहुत बता रहे हैं कि गाड़ी बड़ी तेजी से जूम करके गई। समटाइम्स भी जब हम डेली कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। ऑक्सीमोरॉन क्या है, वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जहां पर दो अलग अलग चीजों को हम देख रहे हैं। डेफनिंग साइलेंस, एक तरफ हम कह रहे हैं कि साइलेंस है, चुप्पी है, लेकिन डेफनिंग साइलेंस का मतलब होता है कि कान फोड़ू। डेफनिंग जो बहरा कर देती है, वो चुप्पी है। बिटर स्वीट मेमोरीज, मेमोरीज जो बहुत अच्छी यादें नहीं है लेकिन कड़वाहट से भरी हुई मेमोरीज है। कड़वाहट से भरी क्या है, दैट इज अलग अलग चीजें हैं, है ना। सो इट हाईलाइट्स कंट्रास्ट, और दुख भी ये भाषा में प्रस्तुत करता है, ओके। Now, irony is the use of words to express the opposite of the literal meaning. आयरनी जहां पर दुख होता है, जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज के अलग व्यक्तित्व को, अलग चीज को, तो दैट इज वर्बल आयरनी। टाइप्स बता रहे हैं, वर्बल आयरनी है जो हम मुंह से बोलकर इसको दुख देते हैं, सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज मेंट, जो आपने कहा उससे उल्टा है। सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप आयरनीज को देखते हो, है ना। सरप्राइजिंग कॉन्ट्रडिक्शन इन इवेंट्स की कई बार क्या घटनाएं होती हैं और वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली आपके सामने आ जाती हैं। ड्रामेटिक आयरनी, जो ऑडियंस को बताया जाता है कि कैरेक्टर उस चीज को जो है वो नहीं कर पाया है, देख नहीं पाया है। सो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। एंड लास्ट जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज पन। ये पन इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स, है ना। वो शब्दों पर खेला जाता है विद मल्टीपल मीनिंग्स, यानी कि एक वर्ड जो मल्टीपल मीनिंग्स को दिखाता है। एग्जाम्पल, आई यूज टू बी अ बेकर, मैं पहले बेकर था बट आई कुडंट मेक इट एनफ डो, लेकिन मैं इतना ज्यादा काम ही नहीं कर पाया। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, समय जो है एक एरो की तरह गुजर जाता है। फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। सो पन्स जो हैं, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये ह्यूमर को ऐड करता है और लैंग्वेज को खूबसूरती देता है, मजाकिया व्यंग के तौर पर, ओके। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।